हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुणों वाला चैप्टर जो पार्ट सेकंड में आता है। और इसमें हमारा चल रहा था फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स द्रवों का प्रवाह। और इसमें हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने बर्नौली थ्योरम का प्रूफ देख लिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन, यानी कि बर्नौली थ्योरम का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो काफ़ी जगह पे बर्नौली थ्योरम का यूजेस होता है जो कि आज से पहले हमको पता नहीं था। आज आपको पता लगेगा कि बर्नौली थ्योरम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा यू एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग इंग्लिश में कह देते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है समान दिशा में अत्यधिक समीप गतिशील नावों में आकर्षण। या नाव हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ट्रेन या कोई और वस्तु हो सकती है। ये टॉपिक समझने से पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने मेट्रो में तो सफ़र किया होगा। तो मेट्रो की जो लाइन होती है, उसमें यहाँ पे एक येलो लाइन होती है, तो कहा जाता है इससे पीछे खड़ा होना है, इससे पीछे खड़ा होना है। और जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ भी कहते हैं कि कुछ जो प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा दूर खड़े हो जब ट्रेन आए। होता क्या है, जैसे ट्रेन आती है तो सपोज़ करिए यहाँ से ट्रेन आई। ट्रेन आने से पहले क्या है, ये सराउंडिंग जो एयर प्रेशर है वो सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से ट्रेन आ गई, यहाँ से रेल आ गई तो रेल क्या करते हैं, यहाँ का जो वायु दाब है, यहाँ का वायु दाब वो उसे घटा देती है, उसे कम कर देती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। लेकिन जो आपके पीछे का वायु दाब था वो पहले के जैसा है, ये वाला। अब ये दाब अधिक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो आप आगे की तरफ गिर सकते हो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी जगह छोड़ के खड़ा होना चाहिए। यही कंडीशन क्या होती है, आपने ट्रेन में सफ़र करा होगा तो ट्रेन में क्या होता है, जब दो ट्रेन पास पास से गुजरती हैं तो उनमें क्या होता है, जो एक ट्रेन होती है वो धीमी हो जाती है। एक ट्रेन धीमी हो जाएगी, वो दूसरी ट्रेन को जाने का रास्ता देती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों। क्योंकि अगर दोनों की स्पीड ज़्यादा होगी तो इनकी बीच की जो एयर है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ये दोनों ट्रेनें आपस में फिर चिपक सकती हैं। इसलिए एक ट्रेन धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा कितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन क्यों ना हो, जब उनके पास में से एक दूसरी ट्रेन निकलती है तो उनमें से एक ट्रेन अपनी स्पीड घटा लेती है ताकि वो दोनों आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि इधर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इधर का भी, और बीच वाला जो एयर प्रेशर है इन दोनों की स्पीड की वजह से ये वाला एयर प्रेशर घट जाएगा। अब यही कंडीशन यहाँ है जो हमारे सामने, ये दो नाव है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं,
तो यहाँ जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, ये पी नॉट, ये सेम है। लेकिन जब ये तेज़ गति से आगे की ओर जाती हैं, तेज़ गति से आगे की ओर जाती हैं, तो इनके बीच की जो एयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच का जो पानी है, जो जल है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये वाला, और ये आपस में यूँ करके चिपक जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो ये क्या है, ये भी बर्नौली थ्योरम का अनुप्रयोग है, बर्नौली थ्योरम का अनुप्रयोग है। देख लेते हैं। देखिए, जब दो नाव अथवा बस समान दिशा में अत्यंत समीप तेजी से गतिशील होती हैं तो उनके मध्य जल अथवा वायु की परतें तेजी से गतिशील हो जाती हैं। जल अथवा वायु की परतें तेजी से गतिशील हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया था, इन दोनों के बीच में जल या वायु की परतें तेजी से गतिशील हो जाएंगी, जबकि दूर स्थित जल की परतें धीमी गति से ही चलती हैं, धीमी गति से ही चलती हैं। जो दूर वाली होंगी, जहाँ पी नॉट आपको दिख रहा होगा, धीमी गति से चलती है। अतः बर्नौली प्रमेय से उनके मध्य दाब कम हो जाता है और इस दाबांतर के कारण वे एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं या खिंचती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बहुत जगह एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे वो भी पूछ लें, तो आपके पास में जो भी बुक है आप उसमें सर्च कर लेंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहे हैं वायुयान के पंखों की आकृति। तो देखिए, वायुयान के पंखों की आकृति कुछ ऐसी होती है जो आपको दिखाई दे रही होगी। वायुयान के पंख ऐसे बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जब यहाँ से एयर फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है, तो जो ऊपर की एयर है, ऊपर की एयर है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है और नीचे की एयर को कम करनी पड़ती है। तो ऊपर का जो एयर प्रेशर होता है वो अधिक हो जाता है, ऊपर की जो एयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर। नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो वायुयान है वो ऊपर की ओर आसानी से उड़ पाता है, आसानी से उड़ पाता है। तो यहाँ भी बर्नौली थ्योरम लगती है। चलिए देख लेते हैं इसे। वायुयान के पंखों की आकृति चित्र अनुसार होती है। जब वायुयान रनवे पर तेजी से गतिशील होता है तो पंखों के विशिष्ट आकार के कारण पंखों के ऊपर की वायु की गति बढ़ जाती है, ऊपर की वायु की गति बढ़ जाती है और नीचे की घट जाती है, नीचे की घटेगी। अतः बर्नौली प्रमेय से ऊपर का दाब घट जाता है व नीचे का दाब बढ़ जाता है। दाब घटेगा भाई, जो ऊपर का घटेगा तो नीचे का बढ़ जाएगा। पहले दोनों सेम होते हैं, जैसा ऊपर हुआ था। दाबांतर के कारण वायुयान पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसका परिमाण दाबांतर व पंखों के क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होता है। भाई, अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है तो ज़्यादा लगेगा, कम है तो उस पर कम लगेगा। यदि उपरोक्त बल का परिमाण वायुयान के भार से अधिक हो जाए तो वायुयान ऊपर उठ जाता है। जब ज़्यादा बल लगेगा तो वायुयान ऊपर उठेगा ही उठेगा, देखा होगा आपने। तो ये इसका सेकंड अनुप्रयोग हो जाता है। थर्ड देखिए, थर्ड वेरी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी देखी होंगी लेकिन आज तक नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है। तेज़ आंधी में टीन की छतों का उड़ जाना, टीन की छतें उड़ जाती हैं। ठीक, तो देख लेते हैं क्यों उड़ जाती हैं। देखिए, ये क्या है, ये एक टीन की छत है जो आपके सामने है, ये एक टीन की छत है। टीन की छत है। पहले क्या है भाई, मामला शांत है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो P है वो इक्वल होगा P नॉट के, P नॉट के इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही आंधी आती है, आंधी आएगी तो यहाँ तेज़ गति से हवाएं बहनी शुरू हो जाती है, तेज़ गति से हवाएं बहनी शुरू हो जाती हैं। तो जो P है, P की वैल्यू, P यानी कि जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन इसका जो वेग है, यहाँ हवाओं का जो वेग है वो अधिक हो जाता है। जब वेग अधिक होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वेग अधिक तो प्रेशर कम। अब क्या होगा, जो नीचे वाला P नोट है वो जैसा था वो सेम है, एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है, P नोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, P नोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ये एक ऊपर की दिशा में बल कार्य करता है, जिससे आंधी में टीन शेड ऊपर उड़ जाती है। ठीक, बात समझ आ गई होगी। देखिए, तेज आंधी के समय जब वायु तेज गति से टीन की छत के ऊपर से गुजरती है तो 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 वहाँ कम दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि
छत के नीचे यानी कि कमरे में अधिक दाब होता है। इस दाबांतर के कारण छत ऊपर उठ जाती है और तेज हवा के साथ उड़ जाती है। तेज हवा के साथ उड़ जाती है, आपने देखा होगा भाई मोहल्ले पड़ोस में बहुत से लोगों की टीन की छतें उड़ जाती हैं, कभी कभी तो उड़ के काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। देखा ही होगा आपने, ऐसा होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वेंचुरी मीटर क्या होता है? ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से किसी नली में प्रवाहित द्रव की दर ज्ञात की जा सकती है। किसी नली में प्रवाहित द्रव की दर ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास में तीन नलियाँ होती हैं। ए, बी और सी। ए और सी तो समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली होती है, और जो बी होती है वो कम अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली होती है। यहाँ ए और सी में द्रव का जो वेग होता है वो एक समान रहता है, लेकिन जो बी होती है बी में ज़्यादा रहता है। ए और बी एक अन्य नली डी और ई से जुड़ी रहती है। तो ये क्या है? ये वेंचुरी मीटर है। चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था वही है। इसमें दो एक समान समअक्षीय नलियां ए व सी तीसरी समअक्षीय नली बी की सहायता से जुड़ी रहती है। वह नली ए व बी पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां डी और ई लगी रहती है। आपको दिख रहा होगा, जो प्रवाहित द्रव के दाब को मापती है। जब नली ए बी सी से द्रव प्रवाहित होता है तो भाग बी में प्रवाह का वेग ए व सी की अपेक्षा अधिक होता है। भाई बी का आकार छोटा है तो वहाँ वेग ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ए व बी के मध्य दाबांतर मापकर नली में प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। माना A1 व A2 क्रम से नलियों ए व बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं। ए और बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है ये A1 और A2। यानी कि ये वाला और ये वाला। ये A2 है और ये A1 है, ठीक। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है V1 V2 बराबर ए व बी में प्रवाह का वेग है। P1 P2 ए व बी पर दाब है। P1 और P2 ए व बी की बात कर रहे हैं, तो बी तो यहाँ आएगा। इसे देख लेते हैं। ये A1 है और ये A2 है। यहाँ दाब P1 है और यहाँ P2 है। यहाँ वेग V1 और यहाँ V2 है, ठीक। तो जो दाबांतर होगा, जिसे गेज दाब कहते हैं, वो होगा P1 माइनस P2। इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे। तो ये H रो Z हो जाएगा। चलिए आगे चलता है। रो क्या है? प्रवाहित द्रव का घनत्व है। प्रवाहित द्रव का घनत्व रो है। अब क्षैतिज प्रवाह के लिए जो बर्नौली थ्योरम में से क्षैतिज प्रवाह जो होता है तो उसके लिए H गायब हो जाता है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा वो गायब हो जाती है। यहाँ से हम P1 माइनस P2 लिखेंगे। तो P2 को इधर भेज दिया और P1 को इधर भेज दिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। अब जो P1 माइनस P2 है, इसकी वैल्यू ऊपर थी H रो जी थी। ये सेम एज इट इज़ रहेगा ये। इसके बाद में जो वॉल्यूम होता है वो A1 और V1 के इक्वल हो जाता है वॉल्यूम, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद और जो वेग ऐसे था और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है A, तो इसे आयतन मान लिया जाता है। इसे आयतन मान लेते हैं। तो ये आयतन हो जाएगा। हम V2 और V1 जो हमारी वेलोसिटी है उनकी जगह पे हम कैपिटल V अपॉन में A2 स्क्वायर करेंगे माइनस कैपिटल V स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे,
हम यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर से, तो वी स्क्वायर कॉमन आएगा और इसके बाद में वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, रो से रो को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से रो और ये रो कैंसिल आउट होंगे, तो हमें जो वी स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा 2a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एच जी अपॉन में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और फिर रूट क्या है, रूट इसके ऊपर चला जाएगा तो ये वेग आ जाता है, ये वेग आ जाता है। तो यहाँ से किसी द्रव का वेग ज्ञात कर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नस प्रभाव। तो मैग्नस प्रभाव हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो सब्सक्राइबिंग एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।